दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने इंडक्शन मशीन स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि इंडक्शन मशीन और ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इंडक्शन मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे उसके अंदर टॉर्क बनता है, कैसे लेंज लॉ अप्लाई किया जाता है, और फिर मैंने आपको यह भी समझाया कैसे इंडक्शन मशीन के रोटर पे पोल्स इंड्यूस होते हैं और उन पोल्स का काउंट स्टेटर के पोल्स के बराबर आता है। ठीक है, तो हमने ये देखा था इंडक्शन मशीन दो कैटेगरी में जाती है, स्क्विरल केज और वाउंड रोटर। स्क्विरल केज के रोटर पे ऑटोमेटिकली सेम नंबर ऑफ पोल आ जाते हैं स्टेटर जितने, और वाउंड रोटर में उतने पोल तुम्हें खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं जितने स्टेटर पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात मैं करने वाला हूं। पिछले में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी जिसमें वर्किंग प्रिंसिपल भी कवर किया था। अब देखो, जैसे हर रोटेटिंग मशीन में करते आए हैं कि कंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो बात की जाती है स्टेटर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, और दूसरी बात होती है कि रोटर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टेटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेटर कंस्ट्रक्शन, तो इतना हेडिंग डाल लेना। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि इंडक्शन मशीन का जो स्टेटर होता है वो एकदम सिंक्रोनस मशीन की तरह होता है, यानी इस पे भी थ्री फेज वाइंडिंग रखी जाती है, और वो थ्री फेज वाइंडिंग में थ्री फेज बैलेंस करंट भेजे जाते हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर स्पेस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल का एंगल मेंटेन करते हैं। तो इसमें लिखना, द स्टेटर ऑफ अ इंडक्शन मशीन is similar to that of a synchronous machine where a three-phase winding is kept in space at an angle 120 degree electrical with respect to each other, and the winding carries a three-phase balanced current. ठीक है, वाइंडिंग कैरीज अ थ्री फेज बैलेंस करंट। अगला पॉइंट, द वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड across the stator periphery, and in order to eliminate the harmonics, the winding is short pitched and distributed just as in a synchronous machine। जैसे सिंक्रोनस में शॉर्ट पिचिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज होता है, सेम चीज इंडक्शन मशीन में भी करेंगे टू एलिमिनेट द हार्मोनिक्स। तो स्टेटर कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह से कोई डिफरेंस नहीं आता इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, द थ्री फेज वाइंडिंग ऑन अ स्टेटर गिव्स राइज टू अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट रोटेट्स at synchronous speed with respect to the stator। ये पॉइंट मैंने वर्किंग में भी बताया था कि थ्री फेज वाइंडिंग स्टेटर पे लगाने का पर्पस क्या है, कि उससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए जो कि स्पेस में कितनी स्पीड से रोटेट करती है, ns से। एक और पॉइंट लिखो, whenever current carried by two successive conductors is in opposite direction, a pole is induced in a pole is induced between them। ठीक है, और इसी तरह से स्टेटर पे पोल बनते हैं। इस पॉइंट का मतलब समझना, जैसे मान लो कि ऐसे अपने पास ना चार कंडक्टर हैं, चारों कंडक्टर की जरा मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। क्रॉस की वजह से क्लॉकवाइज, डॉट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस की वजह से फिर से क्लॉकवाइज,
डॉट की वजह से फिर से एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर गई, डाउनवर्ड्स आ रही है नॉर्थ, यहां अंदर आ रही है साउथ, बाहर जा रही है नॉर्थ, अंदर आ रही है साउथ, इधर भी अंदर आ रही है साउथ। ठीक है, और ये सर्कुलर है, इसीलिए जहां से शुरू हुआ है वहीं खत्म होगा। तो ऐसा मत गिन लेना 5 पोल हैं 4 ही, क्योंकि इस कंडक्टर के जस्ट बाद वापस पहला वाला कंडक्टर आएगा। तो मैं यही चीज बोल रहा हूं कि जब दो कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो उनके बीच में पोल इंड्यूस होता है। तो यहां कितने पोल प्रोड्यूस हो रहे हैं? 4। 5 काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस पोल एंड द फर्स्ट वन आर सेम। अब ऐसे ही सोचो, जैसे मान लो क्रॉस क्रॉस फिर डॉट डॉट, सपोज ऐसा होता। अब क्या होता, एक चीज देखें कि अगर क्रॉस है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज आती इधर से डाउनवर्ड्स, क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज आती इधर से अपवर्ड्स, डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज, डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड कट गई, एक डाउनवर्ड्स और एक अपवर्ड्स, यहां दोनों डाउनवर्ड्स तो नॉर्थ, ठीक है, एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स कैंसिल, और इधर देखो अपवर्ड इधर भी अपवर्ड तो साउथ, और ये भी साउथ। तो कितने पोल बने? फिर से 3 मत काउंट करना, 2 ही होंगे। फर्स्ट और लास्ट वाला पोल सर्कुलर कंस्ट्रक्शन की वजह से सेम है। तो देखो क्या समझे, जब दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं उनके बीच में कोई पोल नहीं आ रहा, लेकिन जब दो कोई अपोजिट डायरेक्शन में कैरी करते हैं तो देयर इज अ पोल इंड्यूस्ड बिटवीन देम। यही चीज मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोली थी, जब मैंने बोला था वाउंड रोटर में सेम नंबर ऑफ पोल बनाना है, यानी करंट रिवर्सल उतनी ही बार किया जाए जितने पोल्स तुम्हें कंस्ट्रक्ट करने हैं। ऐसे ही स्टेटर पे भी पोल्स बनते हैं, स्टेटर पे भी कंडक्टर होते हैं, डॉट और क्रॉस कैरी करते हैं, तो वहां पे भी पोल्स इंड्यूस होते हैं। तो एक पॉइंट और लिख लो, when two successive conductors carry current in the same direction, the magnetic field between them is zero and hence no pole is formed between them. No pole is formed between them. ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, when the stator winding carries the currents as dots and crosses, poles are formed on the stator. ठीक है, ये हमने क्या बताया अभी, जो मैंने पूरा ड्रॉ करके दिखाया तुम्हें 4 पोल और 2 पोल, कि स्टेटर पे पोल्स कैसे फॉर्म होते हैं। अब स्टेटर पे वाइंडिंग रखने के लिए क्या करोगे, स्टेटर पे स्लॉट्स बनाओगे। तो एक पॉइंट और लिखो, द स्टेटर स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ स्लॉट्स एंड टीथ्स इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द वाइंडिंग। देखो कैसे, मैं एक बार स्टेटर बना लेता हूं, थोड़ा छोटा ही बना रहा हूं, स्टेटर बड़ा नहीं बना रहा हूं। तो मैंने बोला है कि स्टेटर पे स्लॉट्स रहते हैं वाइंडिंग प्लेस करने के लिए, इस टाइप से रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से स्लॉट्स बन जाएंगे, और स्लॉट्स के बीच वाले पोर्शन को क्या कह देते हो, टीथ। तो स्टेटर पे स्लॉट्स रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि यहां पे हमें स्टेटर वाइंडिंग प्लेस करनी है। तो एक पॉइंट लिखो, द साइज ऑफ द स्लॉट
depends on the cross sectional area of the conductor to be placed inside the slot। क्योंकि देखो अगर करंट रेटिंग ज्यादा है किसी भी कंडक्टर की तो वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज्यादा होगा, और उस कंडक्टर को अगर स्लॉट में रखना है तो वो स्लॉट भी उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा जितना कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर उतना बड़ा स्लॉट कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे तो वो कंडक्टर उस स्लॉट में अकोमोडेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, स्लॉट्स में काफी हद तक ये डिपेंड करता है कि स्लॉट की शेप के हिसाब से कि स्लॉट में लीकेज फ्लक्स कितना होगा। लीकेज हमेशा डिपेंड करता है ऑन द शेप ऑफ द स्लॉट। तो एक पॉइंट और लिखो, फॉर अ गिवन साइज ऑफ अ स्लॉट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ स्लॉट कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट लिखो मोर विड्थ कॉमा लेस डेप्थ, सेकेंड मोर डेप्थ कॉमा लेस विड्थ। भाई अगर एक साइज का स्लॉट बनाना है, ज्यादा चौड़ा कम गहरा बना लो या कम चौड़ा और ज्यादा गहरा बना लो, तो उसका एरिया फिक्स कर रहे हो तो उसकी विड्थ हाई रख सकते हो या फिर उसकी डेप्थ हाई। तो अगर देखो स्लॉट हमारा कुछ ऐसा है, कुछ इस टाइप से, जिसके अंदर की हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है, तो स्लॉट कितनी डेप्थ पे है, कंडक्टर कितनी डेप्थ पे है स्लॉट में, वो है h, ये है विड्थ WS। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो स्लॉट के अंदर रखा गया है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू L, और स्लॉट की जो लेंथ है दैट इज ZS। तो यहां जो लीकेज फ्लक्स बनता है फाई लीकेज, ये बनता है म्यू नॉट I ZS बाय WS H इंटू L। ठीक है, ये होता है अपना लीकेज फ्लक्स यूनिट वेबर। अब यहां से क्या समझे कि लीकेज फ्लक्स जो आ रहा है वो H के प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब अगर डेप्थ ऑफ कंडक्टर बढ़ाओगे, डेप्थ ऑफ कंडक्टर या डेप्थ ऑफ स्लॉट अगर इंक्रीज करता है तो लीकेज फ्लक्स इंक्रीजेस। बात समझे? और इसका लॉजिक सीधे सीधे देख सकते हो, स्लॉट अगर गहरा बना दोगे तो कंडक्टर रोटर से दूर हो जाएगा। बीच में रोटर है ना अपना, कंडक्टर अगर रोटर से दूर चला गया तब क्या होगा, तब लीकेज ज्यादा होगा, क्योंकि दो कॉइल की कपलिंग कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि दोनों कॉइल में सेपरेशन कितना है। दो कॉइल्स को अगर पास पास रखोगे तो ज्यादा फ्लक्स एक कॉइल से दूसरी कॉइल तक पहुंचेगा, दूर रख दोगे तो कपलिंग कमजोर हो जाएगी या लीकेज बढ़ जाएगा। इसीलिए लीकेज किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लॉट की डेप्थ पे। तो जितना डीपर स्लॉट होगा उतना ही ज्यादा लीकेज होगा। तो एक पॉइंट ये लिख लो, डीपर स्लॉट्स हैव मोर लीकेज फ्लक्स, डीपर स्लॉट्स हैव मोर लीकेज फ्लक्स एंड हेंस मोर लीकेज रिएक्टेंस। अब मैंने एक चीज बोली थी देखो, या तो विड्थ ज्यादा रख लो या तो डेप्थ ज्यादा रख लो। अगर डेप्थ ज्यादा रखोगे, डीप स्लॉट बनाओगे, तो उसका लीकेज ज्यादा होगा। अब देखो अभी तक जो कि हमने किसी भी मशीन में डिस्कस नहीं किया, एक कॉन्सेप्ट ऐसा हम डिस्कस कर रहे हैं जो डीसी इंडक्शन सिंक्रोनस सब में चले, लेकिन डिस्कस अभी तक हमने नहीं किया, दैट इज शेप ऑफ द स्लॉट। अब हम ये बात कर रहे हैं कि स्टेटर तो बना रहे हो, लेकिन स्टेटर पे बनने वाले स्लॉट्स की शेप कैसी होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, शेप ऑफ द स्लॉट, शेप ऑफ स्लॉट। अब इसमें देखो सबसे पहली कैटेगरी होती है ओपन स्लॉट। ठीक है, अब ये ओपन स्लॉट क्या चीज होती है, इस टाइप से।
जैसे इधर स्टेटर है और इधर हमारा रोटर है, तो इस स्लॉट को ओपन कह देते हैं जिसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है, यानी यहां पे एयर गैप ज्यादा है। इसमें सपोज कोई कंडक्टर जा रहा है ऐसे, तो अब बात यह आती है शेप से होता क्या है। अब देखो मैं यहां दो फ्लक्स बनाऊंगा, एक लीकेज और एक म्यूचुअल। क्रॉस की वजह से फ्लक्स लाइंस जो बनेंगी वो बनेंगी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई, ये बन गई। ये वाला फ्लक्स कौन सा हुआ भाई, ये हुआ म्यूचुअल फ्लक्स। अब लीकेज कैसा होगा, लीकेज वो होगा जो स्टेटर से रोटर तक ना पहुंचे, वो अपना रास्ता एयर से ही कंप्लीट कर ले, इट शुड नॉट रीच द रोटर। तो कैसा बनेगा देखो, ये वाला फ्लक्स जो होगा दैट विल बी लीकेज फ्लक्स, ठीक है। तो अब हमें यहां पे ये स्टडी करना है कि स्लॉट की शेप से क्या फर्क पड़ता है लीकेज फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स पे। सबसे पहली बात देखो, जो ओपन स्लॉट होते हैं उनका कंडक्टर खुला हुआ है, स्लॉट का मुंह खुला हुआ है, तो उसके अंदर रखा हुआ कंडक्टर एक्सपोज्ड है। अगर कंडक्टर एक्सपोज्ड है तो तुम ये चाहोगे कि वो कंडक्टर किसी हालत में रोटर से टच ना हो जाए, इस चक्कर में ये एयर गैप ज्यादा रखा जाएगा। सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए दिस एयर गैप मस्ट बी हाई। तो इसमें लिखना, इन ओपन स्लॉट द कंडक्टर इज एक्सपोज्ड, so as a protective measure the air gap between stator and rotor is high, stator and rotor is high। अब देखो ये जो लाल वाला फ्लक्स है, जो म्यूचुअल फ्लक्स है, इसको दो बार एयर गैप मिल रहा है, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। तो इफेक्टिव एयर गैप कितना है 2g, तो रिलक्टेंस 2g बाय म्यू नॉट ए। तो g बढ़ने से रिलक्टेंस बढ़ गई। अब एमएमएफ होगा n इंटू मैग्नेटाइजिंग करंट इक्वल टू रिलक्टेंस इंटू फ्लक्स, तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी बढ़ जाएगा। तो इसमें लिखना, ड्यू टू हायर एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर द रिलक्टेंस इंक्रीजेस, so magnetizing current required to establish a certain amount of flux also increases। तो इन स्लॉट्स के अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा लगता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात देखो, अब लीकेज पे, लीकेज का काफी सारा रास्ता किससे गुजर रहा है, एयर से। अगर लीकेज फ्लक्स का काफी लंबा रास्ता एयर से गुजर रहा है तो लीकेज फ्लक्स के लिए रिलक्टेंस बहुत ही हाई होगा। मैं कहूंगा लीकेज फ्लक्स के लिए जो रिलक्टेंस है एस लीकेज इज हाई। अब मैं कहता हूं फाई लीकेज क्या होता है, एमएमएफ बाय एस लीकेज, ये हो गया लो। तो लीकेज फ्लक्स का ज्यादातर रास्ता एयर से गुजरने की वजह से यहां लीकेज फ्लक्स लो होगा। तो एक पॉइंट ये लिखो, द लीकेज फ्लक्स हैज मेजॉरिटी ऑफ पाथ थ्रू द एयर गैप एंड हेंस द रिलक्टेंस ऑफर्ड टू लीकेज फ्लक्स is high, due to which leakage flux and hence the leakage reactance are reduced। अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने यह भी बताया था टॉर्क बढ़ाने के लिए लीकेज रिएक्टेंस कम रखना पड़ता है, तो यहां लीकेज कम ही आ रहा है क्योंकि ज्यादातर लीकेज का फ्लक्स एयर से जा रहा है। एयर बहुत हाई रिलक्टेंस देती है, एयर अगर हाई रिलक्टेंस देगी तो लीकेज फ्लक्स कम हो जाएगा। अगला लिखो, वाइंडिंग प्रोसीजर इज इजी, स्लॉट खुला हुआ है, आराम से वाइंडिंग बांध दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। एक और बात पे आता हूं, देखो स्लॉट के अंदर जो एयर गैप आएगा वो ज्यादा आएगा,
और स्लॉट के बाहर यानी टीथ में एयर गैप कम आएगा। तो यानी स्टेटर में चारों तरफ अगर देखोगे तो एयर गैप बदलता रहेगा, स्लॉट में ज्यादा, टीथ में कम, फिर स्लॉट में ज्यादा, फिर टीथ में कम। ऐसा बार बार एयर गैप चेंज होने से जो फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स की वेवफॉर्म होती है वो साइनोसॉइडल नहीं रह जाती। याद करो सिंक्रोनस में भी हमने पढ़ा था एक हार्मोनिक विच इज कॉल्ड एज स्लॉट हार्मोनिक और टूथ हार्मोनिक, ठीक है, जिसका ऑर्डर भी मैंने निकलवाया था 2s/p ±1। तो एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से स्लॉट हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहां पे क्या कहोगे कि, चाहे तो इसको लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, नोट डाउन करो। ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप स्लॉट हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड विच कॉज हार्मोनिक टॉर्क। जो हार्मोनिक प्रोड्यूस होंगे वो भी टॉर्क बनाएंगे और उस टॉर्क को क्या बोलोगे, हार्मोनिक टॉर्क। तो इसका मतलब ये हुआ एयर गैप ओपन स्लॉट में फायदा क्या हुआ, लीकेज कम हुआ, नुकसान मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और दूसरा नुकसान हार्मोनिक्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो गए। तो ये होता है पहला टाइप ऑफ स्लॉट। ये कोई भी मशीन हो, स्लॉट्स की बात हम इन जनरल कर रहे हैं। दूसरा जो स्लॉट आता है दैट इज कॉल्ड एज सेमी ओपन स्लॉट। अब ये सेमी ओपन स्लॉट कैसा होता है, ये हुआ स्टेटर, ये हुआ अपना रोटर। यानी अब देखो स्टेटर पे जो स्लॉट है उसका जो मुंह है वो पूरा खुला हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे दो फ्लक्स बनेंगे, अगेन एक लीकेज और एक म्यूचुअल। सेम कलर स्कीम यूज कर रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि फ्लक्स का रास्ता लंबा हो गया है, ये तो मैंने स्लॉट थोड़ा बड़ा बना के दिखाया है। तो अगेन फ्लक्स को, जो म्यूचुअल फ्लक्स है उसे दो जगह एयर गैप का सामना करना पड़ रहा है, एक जगह इधर से जी और एक जगह इधर से जी, 2g एयर गैप मिल रहा है। अब जो लीकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स को देखो एक रास्ता तो ऐसे मिल जाएगा, समझे, ये भी तो लीकेज ही कहलाएगा क्योंकि ये रोटर तक तो नहीं पहुंचा, और एक रास्ता ऐसे भी हो सकता है जैसे पहले बनाया था। ठीक है, ये जो ब्लू वाले दोनों हैं दीज आर लीकेज फ्लक्स। अब देखो डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस ये आ गया कि स्लॉट का जो फेस है वो काफी हद तक बंद हो गया, यानी यहां कंडक्टर को उतना खतरा नहीं है रोटर से टच होने का, इसी वजह से यहां एयर गैप ओपन स्लॉट के मुकाबले कम रख सकते हो। तो इसमें लिखना द एंटायर फेस ऑफ द स्लॉट इज नॉट ओपन, so there is less risk of stator conductor coming in contact with the rotor, and hence the air gap between stator and rotor is reduced as compared to open type slot. ठीक है, next point, due to less air gap the magnetizing current required for same amount of flux is reduced। यहां पे आई म्यू कम होगा क्योंकि जी कम तो रिलक्टेंस कम, रिलक्टेंस कम तो आई म्यू भी कम। अगला पॉइंट, द लीकेज फ्लक्स फाइंड्स अ पाथ थ्रू द स्टेटर आयरन which contains only a small air gap, due to which the reluctance offered to the leakage flux reduces, and hence the leakage flux and leakage reactance increases। अब देखो लीकेज फ्लक्स को एक कम एयर गैप वाला रास्ता मिल गया, पहले जो रास्ता मिल रहा था उसमें एयर गैप ज्यादा था, अब एक कम एयर गैप वाला रास्ता मिल गया। कम एयर गैप वाला रास्ता मिलने का मतलब क्या हुआ कि रिलक्टेंस कम, रिलक्टेंस कम तो लीकेज फ्लक्स होगा ज्यादा, लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको शो करने के लिए जो रिएक्टेंस यूज करते हो
लीकेज रिएक्टेंस वो भी बढ़ेगी। ये बात क्लियर हुई? अगला लिखना, वाइंडिंग प्रोसीजर इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू ओपन स्लॉट। ओपन जितना आसान नहीं है उसके अंदर वाइंडिंग को वाउंड करना। लास्ट पॉइंट, द नॉन यूनिफॉर्मिटी इन एयर गैप is less as compared to open slot, so slot harmonics are reduced and hence harmonic torques are also reduced। ठीक है भाई, यहां पे ज्यादा लंबा स्लॉट था, ज्यादा लंबा स्लॉट होने से काफी एरिया ऐसा था जिसमें एयर गैप ज्यादा था, यहां कम, यहां ज्यादा, फिर कम। लेकिन यहां जो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप वाला हिस्सा है वो काफी कम हो गया, छोटा सा ही तो रह गया। नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप वाला हिस्सा कम हो गया तो स्लॉट हार्मोनिक्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तीसरा कैटेगरी लिखना स्लॉट का, थर्ड कैटेगरी, क्लोज्ड स्लॉट। क्लोज्ड स्लॉट, ठीक है। ये ऊपर बना अपना स्टेटर, नीचे बना अपना रोटर। अब देखो, जो स्टेटर का स्लॉट है उसका फेस मैंने पूरा ही बंद कर दिया है, अब उसमें ओपनिंग नहीं है, इसीलिए क्या बोला, क्लोज स्लॉट। फिर से बना लेता हूं म्यूचुअल और लीकेज फ्लक्स। म्यूचुअल वाला अगेन मैं रेड से बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो, लीकेज फ्लक्स को जो है ना, एक रास्ता पूरा आयरन का भी मिल सकता है, ऐसे मिल गया ना एक रास्ता पूरा आयरन से। आयरन से अगर ये पास होने लगा तो ऑब्वियसली रिलक्टेंस कम हो जाएगी, रिलक्टेंस कम तो लीकेज फ्लक्स ज्यादा। ये क्लियर हुआ, म्यूचुअल और लीकेज जो मैंने ड्रॉ किया है। अब इसमें देखो, कंडक्टर एकदम सेफ है, जब कंडक्टर एकदम बंद कर दिया गया है तो वो एकदम सेफ है। एकदम सेफ है अगर, तो वो रोटर के टच में नहीं आ सकता, तो इसका एयर गैप मिनिमम रख सकते हो। तो इसमें लिखना, द कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम द रोटर and hence we can reduce the air gap further, due to which reluctance reduces and hence the magnetizing current required also reduces। तो मैग्नेटाइजिंग करंट सबसे कम किसमें लगता है, क्लोज स्लॉट के अंदर। अब अगला पॉइंट लिखो, वाइंडिंग प्रोसीजर इज मोस्ट डिफिकल्ट। जब स्लॉट बंद है ना, तो इसको ऐसे सोचो जैसे कई बार हम वो सुई धागा वाली सुई नहीं आती है जिसके अंदर की धागा डालते हैं, तो इस तरीके से हमें कंडक्टर पास कराना पड़ेगा। ये समझ लो जैसे इसके अंदर एक छेद कर दो मार्कर के अंदर, तो ये स्लॉट खुला हुआ नहीं है, इसके अंदर से इस तरह से वायर डाल डाल के पास कराओगे तो वाइंडिंग प्रोसेस उतना ही डिफिकल्ट हो गया। पहले ऊपर से पूरा खुला हुआ था तो वाइंडिंग ऐसे ऐसे हमने सीधे लपेट दी थी, अब होल में से वायर को पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से वाइंडिंग प्रोसेस इसका ज्यादा डिफिकल्ट है। अगला पॉइंट, द लीकेज फ्लक्स फाइंड्स अ क्लोज्ड पाथ थ्रू द स्टेटर आयरन, सो द रिलक्टेंस ऑफर्ड टू लीकेज फ्लक्स reduces, due to which the leakage flux and the leakage reactance increases। ठीक है, तो इसकी लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होगी। अगला पॉइंट, द नॉन यूनिफॉर्मिटी इन एयर गैप इज मिनिमाइज्ड, सो स्लॉट हार्मोनिक एंड द हार्मोनिक टॉर्क्स आर आल्सो मिनिमाइज्ड। ये क्लियर हुआ, किस किस बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है भाई, मैग्नेटाइजिंग करंट, लीकेज रिएक्टेंस, वाइंडिंग प्रोसीजर और हार्मोनिक्स। अब इसी डिफरेंस को समराइज करने के लिए क्या करोगे, ऐसे एक टेबल बना लो, पहला कॉलम लिखना पैरामीटर, पैरामीटर के बाद ओपन स्लॉट, तुम लोग फुल में लिखना सेमी ओपन स्लॉट,
और क्लोज स्लॉट। ठीक है, ऐसा ओएस वगैरह मत लिखना, ओपन स्लॉट, सेमी ओपन स्लॉट और क्लोज स्लॉट। तो सबसे पहला कंपैरिजन मुझे बताओ, आईम्यू में सबसे ज्यादा रिलक्टेंस किसमें थी? ओपन में, तो हाईएस्ट, सेमी ओपन मॉडरेट, क्लोज स्लॉट लीस्ट। ठीक है, अगला मुझे बताओ लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज सबसे कम थी ओपन स्लॉट में, सेमी ओपन में अगेन मॉडरेट, लीकेज सबसे ज्यादा थी क्लोज स्लॉट में। अब हम क्या जानते हैं, लीकेज बढ़ने से, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था लीकेज रिएक्टेंस आने से टॉर्क कम हो जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लो टॉर्क की। लीकेज कम तो टॉर्क ज्यादा, क्योंकि θ2 कम हो जाता है ना। याद है टॉर्क के एक्सप्रेशन में cos θ2 आया था, तो θ2 कम हो जाएगा अगर रिएक्टेंस कम हो गई। अगेन देखो सेमी ओपन तो दोनों के बीच में ही चलेगा, इधर लीस्ट। ठीक है, अब इसके बाद लीकेज के बाद वाइंडिंग प्रोसीजर। वाइंडिंग प्रोसीजर इजीएस्ट, मॉडरेट, हार्डेस्ट, और लास्ट भाई हार्मोनिक। नॉन यूनिफॉर्मिटी एयर गैप की सबसे ज्यादा ओपन स्लॉट में होती है, सेमी ओपन तो फिर से मॉडरेट, और इधर लीस्ट। ठीक है, और क्या कंपैरिजन हो सकता है? नो लोड पावर फैक्टर। ऑब्वियसली भाई ओपन स्लॉट के अंदर जब तुम्हारा आईम्यू ज्यादा है तो रिएक्टिव पावर ज्यादा है, तो पावर फैक्टर लो, मॉडरेट और इधर हाईएस्ट। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं ना कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटाइजिंग करंट, सॉरी, नो लोड पावर फैक्टर मैग्नेटाइजिंग करंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट जो है रिएक्टिव पावर कैरी करता है। तो जब कभी मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर से रिलेट कर रहा हूं, जब कभी मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा रिएक्टिव पावर बढ़ती है, और रिएक्टिव पावर बढ़ने से पावर फैक्टर कम होता है। सेम वे में फुल लोड पावर फैक्टर कंपेयर कर सकते हो, वो रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंस लीस्ट तो हाईएस्ट, मॉडरेट, लीस्ट। फुल लोड पावर फैक्टर जो है ये लीकेज रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ तीनों तरह के स्लॉट में क्या डिफरेंस है। अब ये डिफरेंसेस पढ़ने का फायदा तब है जब ये सब कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि कौन से स्लॉट को कहां पे यूज करना है। तो इसमें लिखना, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर सेमी ओपन स्लॉट्स आर यूज्ड बिकॉज इन सेमी ओपन स्लॉट द एयर गैप is moderate, comma, leakage is moderate and harmonics are also moderate. इंडक्शन मोटर में हार्मोनिक्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि हार्मोनिक्स आने से मोटर के अंदर वाइब्रेशन आते हैं, मोटर के अंदर आवाज होती है, तो वो रफ ऑपरेशन से बचने के लिए हार्मोनिक्स कम चाहिए। तो सेमी ओपन एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है जिसमें हार्मोनिक्स भी कम है, लीकेज भी मॉडरेट है। अगला, in synchronous machine open slots are used in order to increase the air gap and improve stability। ज्यादा एयर गैप ओपन स्लॉट में है, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सिंक्रोनस मशीन में एयर गैप ज्यादा डिजायरेबल होता है क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगला, इन डीसी मशीन open slots are preferred due to higher air gap which can reduce armature reaction and improve commutation। ठीक है, क्योंकि याद करो डीसी मशीन में कम्यूटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि कम्यूटेशन में स्पार्किंग हमें कैसे भी अवॉइड करनी है, और उसका सिंपल तरीका है एयर गैप बढ़ा दें। तो एयर गैप मैक्सिमम किसमें? ओपन स्लॉट। ठीक है, तो क्लोज स्लॉट जो है ना छोटी मशीन्स के अंदर यूज किए जाते हैं, बट जो हमारी बड़ी बड़ी मशीन है डीसी, इंडक्शन, सिंक्रोनस, इसमें सेमी ओपन या ओपन स्लॉट,
क्योंकि क्लोज स्लॉट में ये दिक्कत है ना भाई, वाइंडिंग एक बार बंद गई तो उसे रिपेयर करना, रिप्लेस करना बहुत टफ है। तो छोटी मशीन में तो चल जाता है, जो सस्ती मशीन है, छोटी छोटी जो मोटर आती है अपनी, कि एक बार बन गई तो बन गई, कौन उसे रिप्लेस करने वाला है। खुद सोचो, तुम्हारे पास जो विंडमिल के अंदर मोटर लगती है, जो घर में प्रोजेक्ट बनाते हो, उसकी मोटर बिगड़ गई तो क्या उसको खोल करके सही करोगे? नहीं, ऑब्वियसली दूसरी खरीद लोगे 5-10 रुपए में। तो इसीलिए वहां तो क्लोज स्लॉट चल जाता है, लेकिन बाकी जगह ओपन स्लॉट ही या सेमी ओपन ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई मेरी? स्टेटर कंस्ट्रक्शन क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूं, रोटर कंस्ट्रक्शन। तो ये जो स्टेटर कंस्ट्रक्शन था ना, ये मैंने जान करके छोड़ रखा था ताकि तीनों चैप्टर में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का पोर्शन रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कर सकते ना कि इंडक्शन में सीधा न्यूमेरिकल्स पे आ गए, कंस्ट्रक्शन एक बार में सारा कवर कर लिया। तो ये जो स्टेटर कंस्ट्रक्शन है, ये एप्लीकेबल तुम्हारा तीनों मशीनों में है, लेकिन मैंने पढ़ाया एक जगह है। ठीक है, तो कुछ पोर्शन देखो, जैसे रोटेटिंग मशीन का मैंने तुम्हें सिंक्रोनस में करवाया, कुछ पोर्शन मैंने उसका डीसी में करवाया, ऐसे ही मैंने कुछ पोर्शन तुम्हें इंडक्शन के अंदर भी करवा दिया है। बट ये ध्यान रखो, जो कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स हैं वो रोटेटिंग मशीन में काफी हद तक कॉमन होते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल लो, आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में हमने डीसी में भी पढ़ा था, लैप वेव, और आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में सिंक्रोनस में ही पढ़ा, शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटेड। और वही सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज इंडक्शन में भी एप्लीकेबल हैं। अब रोटर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो रोटर दो तरह के होते हैं, पहले भी बता चुका हूं। एक होता है स्क्विरल केज और दूसरा होता है वाउंड रोटर। तो स्क्विरल केज रोटर, ठीक है। अब स्क्विरल केज में क्या होता है, देखो, जैसे ही हमारा ऐसे सिलेंडर की तरह रोटर होता है, इसमें ना ऐसे दोनों तरफ एक एक डिस्क लगी रहती है, और इस डिस्क को जो है सिलेंडर पे बोल्ट्स की मदद से कस दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस रखी हुई है, ये इस पे कसी गई है। और इसके बीच में से ना ऐसे शाफ्ट आ रहा होता है, क्योंकि सीधा रोटर पे कोई लोड नहीं जुड़ेगा ना, मैकेनिकल रोटर से एक रॉड बाहर आएगी, दैट विल बी शाफ्ट। अब मैं स्क्विरल केज के बारे में थोड़ा सा पहले बता चुका था कि स्क्विरल केज के अंदर वाइंडिंग ना होकर के वहां डैम्पर वाइंडिंग की तरह रोटर में बार्स रखे जाते हैं, रॉड रखी जाती हैं। तो इस तरह से दिखा देते हैं, देखो, ये रोटर के अंदर हमारे रॉड्स रखे हुए हैं। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि भाई मैं टेढ़े क्यों बना रहा हूं रॉड, बनाने को तो मैं सीधा भी बना सकता हूं। तो ये मत सोचना डिजाइन अच्छा लग रहा है इसलिए बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका भी लॉजिकल रीजन है अपना। याद करो, सिंक्रोनस मशीन में मैंने हार्मोनिक एलिमिनेशन के लिए एक टेक्निक बताई थी कि स्क्यूइंग कर देते हैं। और स्क्यूइंग कितना करते हैं? ट्वाइस द हार्मोनिक पोल पिच। स्क्यूइंग के बारे में मैंने पूरा पढ़ाया था। तो इसी वजह से यहां पे जो स्लॉट्स हैं या जो कंडक्टर हैं रोटर पे, वो स्क्यूड हैं, वो सीधे नहीं है। वो किस लिए? टू एलिमिनेट हार्मोनिक। मैंने इसीलिए देखो सिंक्रोनस में जब हार्मोनिक पढ़ाए थे तो उसको मैंने हार्मोनिक इन एसी मशीन बोला था, कि वो सिंक्रोनस के लिए भी एप्लीकेबल है और इंडक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन है वो भी दोनों का सेम है। तो ये जो हमने रिंग जोड़ी हुई है आगे, या जो डिस्क कह लो, इसको बोलते हैं एंड रिंग। एंड रिंग का काम ये होता है, जो ब्लू वाले मैंने बार्स ड्रॉ किए हैं, इनको दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किट करना। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखो, सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड for stator as well as rotor construction. Silicon steel is used for stator as well as rotor construction, and in rotor as well as stator it is laminated to reduce eddy current losses. अब देखो एसी मशीन है तो इसमें एडी करंट लॉस तो आएगा फ्लक्स रिवर्सल से, और उसी कारण से इसको लैमिनेटेड रखा जाता है। स्टेटर हो या रोटर, सिलिकॉन स्टील और लैमिनेशन। अब अगला पॉइंट लिखना, द स्टेटर फ्रीक्वेंसी इज जनरली
higher than rotor frequency. Hence, to reduce eddy current loss, we make use of thinner lamination in stator and thicker lamination in rotor. कैसे? देखो, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मर में क्या डिराइव किया था? पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 6 रो, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं, एडी करंट लॉस अगर कांस्टेंट है तो एफ इंटू टी कांस्टेंट है, तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है रोटर की फ्रीक्वेंसी से, तो स्टेटर की थिकनेस छोटी होगी रोटर की थिकनेस से। तो यही चीज मैंने बोली है कि रोटर में जो लैमिनेशन है वो थिकर होगी, स्टेटर की लैमिनेशन थिनर होगी। अगला, द रोटर वाइंडिंग कंसिस्ट्स ऑफ अनइंसुलेटेड कंडक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम बार्स, कॉपर और एल्यूमिनियम बार्स एम्बेडेड in the slots of the rotor, in the slots of the rotor. अगला point, the ends of the conductor are short circuited by end rings of the same material. तो ये end ring का काम क्या है? बार्स को शॉर्ट सर्किट करना, इसीलिए इसे एक और नाम से जानते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग गियर, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट करने के काम में आ रहा है, शॉर्ट सर्किटिंग गियर। ठीक है, अगला पॉइंट, एंड रिंग्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड मैकेनिकल सपोर्ट टू द रोटर कंडक्टर्स विच ड्यूरिंग रोटेशन एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब खुद सोचो, ये जो रोटर कंडक्टर्स हैं जब ये घूमेंगे तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर ये एक रोटर को ऐसे घुमा रहे हो, ये रोटर है, तो इस पे लगे कंडक्टर बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, तो उसे मैकेनिकली स्टेबल करने के काम में आती है ये एंड रिंग। ये उसको जोड़े रखेगी, बाहर नहीं जाने देगी। अगला पॉइंट, इन स्क्विरल केज रोटर देयर इज नो डेफिनेट नंबर ऑफ पोल्स, बट पोल्स आर इंड्यूस्ड इन द सेम नंबर as there are poles on the stator। ये बात मैं लास्ट लेक्चर में ही बता चुका हूं कि रोटर पे पोल्स बनाने नहीं पड़ते, रोटर पे ऑटोमेटिकली उतने ही पोल प्रोड्यूस हो जाते हैं जितने की किस पे होते हैं? स्टेटर पे। ये खासियत है स्क्विरल केज की। अगला पॉइंट, देयर इज नो डेफिनेट नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट ऑन द रोटर, बट वी जनरली ट्रीट द रोटर एज 3 फेज। भाई जब ये एल्यूमिनियम या कॉपर की बार हैं, इसमें किस बात के फेजेस? खुद सोच के देखो, ऐसा थोड़ी है 3 फेज 2 फेज 4 फेज डिफाइन हो जाएगा तो वाइंडिंग में होता है। यहां वाइंडिंग नहीं है, यहां सिर्फ कंडक्टर है, तो यहां फेजेस डिफाइन नहीं होते, बट फिर भी जनरली कैसे मान लिया जाता है? इक्वल टू 3 फेज। ठीक है, इसके नीचे ना एक नोट करके लिख लो क्वेश्चन के लिए, for problem solving we determine the number of phases based on having the same number of poles on stator and rotor, having the same number of poles on stator and rotor। ठीक है, अगला पॉइंट, ड्यू टू स्मूथ सरफेस ऑफ द रोटर द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर is less as compared to wound rotor। दूसरी कंस्ट्रक्शन के मुकाबले इसका एयर गैप कम होता है। अगला, ड्यू टू लेस एयर गैप लेस मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिक्वायर्ड। अभी जैसे मैंने स्लॉट की शेप में भी बताया था, अगर एयर गैप घटा दोगे तो कम मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत पड़ती है, यानी वाउंड रोटर का मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होता है, स्क्विरल केज का मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है। अगला लिखो, ड्यू टू लेस मैग्नेटाइजिंग करंट इट्स नो लोड पावर फैक्टर इज बेटर एज कंपेयर टू वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट कम,
रिएक्टिव पावर कम, रिएक्टिव पावर कम तो पावर फैक्टर बेटर। अगला लिखो, इट हैज लेस रोटर रेजिस्टेंस सो स्टार्टिंग टॉर्क इज लेस एज कंपेयर टू वाउंड रोटर। ठीक है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क लेस होता है। ये कैसे होता है, ये जब हम आगे टॉर्क डिफाइन करेंगे तब मैं शो करूंगा कि स्टार्टिंग टॉर्क रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आता है। यही बात मैंने तुमसे डैम्पर वाइंडिंग में भी की थी कि डैम्पर वाइंडिंग की मदद से अगर मोटर को स्टार्ट करना है तो रेजिस्टेंस हाई रखना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यही बात मैं अभी कह रहा हूं कि यहां स्टार्टिंग टॉर्क कम बनेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगला पॉइंट, द रोटर conductors are skewed in order to eliminate the harmonics। ठीक है, हार्मोनिक्स एलिमिनेट करने के लिए रोटर के कंडक्टर्स को स्क्यूड रखा जाता है। अगला पॉइंट, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, शॉर्ट में ऐसे लिख लिया करो SCIM, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज पुअर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक बट एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक। पुअर स्टार्टिंग मैंने अभी बताया ना, स्टार्टिंग टॉर्क इसका कम होता है तो पुअर स्टार्टिंग, एक्सीलेंट रनिंग क्योंकि इसका पावर फैक्टर बेहतर होता है। ठीक है, अगला लिखो, ड्रॉबैक करके लिखो। ड्रॉबैक, पहला लेस स्टार्टिंग टॉर्क, लेस स्टार्टिंग टॉर्क। दूसरा हाई स्टार्टिंग करंट, सेकंड इज हाई स्टार्टिंग करंट। अगला लेस रोटर पावर फैक्टर ड्यू टू लेस रेजिस्टेंस। पावर फैक्टर R/Z होता है, अगर R कम है तो पावर फैक्टर कम रहेगा, तो इस कंस्ट्रक्शन का पावर फैक्टर कम होता है एज कंपेयर टू वाउंड रोटर। ठीक है, तो ये समझ आया स्क्विरल केज के अंदर क्या होता है। स्क्विरल केज में रोटर का सरफेस स्मूथ होता है तो एयर गैप कम कर देते हैं, तो इसका मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है। दूसरी बात, इसमें जो रोटर के बार्स हैं उन्हें स्क्यूड रखा जाता है हार्मोनिक्स हटाने के लिए। दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं यूजिंग एंड रिंग। ठीक है, इसके आगे भी लिख सकते हो ना कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज शाफ्ट। ठीक है, अब इसमें ना एक क्वेश्चन लिखना, एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं। अ 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर has 4 pole, 36 stator slots and 28 rotor slots. Find the number of phases present on the rotor. Find the number of phases present on the rotor. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रखना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्शन की आगे बात करेंगे, तो मैं अगले रोटर के बारे में डिस्कस करूंगा, मेनली दैट इज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो यहां तक इस लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आगे की कंस्ट्रक्शन। थैंक यू।